हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही खास है और इसमें ज़्यादा थोड़ा फील होगा, समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी तुम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से रिलेटेड बात करते आ रहे थे वो सब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, परेशान था, दुखदायक था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा और इसमें मतलब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, फील होगा तुम्हें। और कुछ बच्चे यही सोचते रह गए कि सर आप कॉपी पे पढ़ाते हैं, एक पेन पे पढ़ाते हैं, और जो बच्चे ने ट्रस्ट किया उन लोगों के आईआईटी और नीट के और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन निकलने लगे, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उन सब के रिस्पांस को मैं कम्युनिटी जो है पोस्ट वहाँ मैं अपलोड करता हूँ और देखता हूँ कितने अच्छे रिस्पांस हैं। तो इतना मत सोचो कि कौन कैसे पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है, देखो कैसा पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि नॉलेज इम्पोर्टेंट है, ना कि शो ऑफ करना। देखो, गिब्स एनर्जी, कोई जिप्स बोलता, कोई गिप्स बोलता, मैं इसे गिप्स बोलता हूँ। सबका अपना अपना है और मुझे एग्जैक्ट भी नहीं पता इस आखिरकार से बोलते क्या हैं। इसलिए मैं इसे गिब्स एनर्जी बोलता हूँ। इस चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बहुत मज़ेदार पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम हल्का से रिवाइज़ कर लें कि हम लोग पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि आखिरकार कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होते तो सबसे पहले देखा कि वो एनर्जी डिपेंडेंट हो रहे थे। मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाएंगे जिनकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। लेकिन कुछ ऐसे ही प्रोसेस थे जो इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही थी लेकिन फ्री प्रोसेस हो रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा रैंडमनेस। क्या देखा? रैंडमनेस, जिसे हम लोग एंट्रोपी में पढ़ा है। लेकिन रैंडमनेस ने भी पूरी बात क्लियर नहीं कर पाई कि आखिर कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि कई प्रोसेस ऐसे हो रहे थे जिसमें रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रही थी, फिर भी वो प्रोसेस अपने आप हो रहे थे। जैसे अगर इमेजिन करो कि जैसे थोड़ा सिंपल सा देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस है और -1 डिग्री सेल्सियस है। देखो यहाँ तुमने सिंपल सा वाटर लिया है, वाटर लिया है और तुमने रूम का टेम्परेचर क्या रख लिया? तुमने रख लिया है 1 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर तुमने 1 डिग्री सेल्सियस रखा है, तुमने यहाँ सिंपल सा आइस रखी है। तो आइस पिघल के किस में आ जाएगी? आइस पिघल के वाटर में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हुआ है, एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन डेल एच की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिली, मतलब ये प्रोसेस हुआ है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, कि हमने वाटर लिया वही 0 डिग्री सेल्सियस पे, और रूम टेम्परेचर हमने रखा -1 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर होगा वो आइस में चेंज हो जाएगा। आइस में जैसे ही चेंज हुआ, तुमने क्या देखने को मिला कि एंट्रोपी इसकी डिक्रीज़ हुई है, लेकिन फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीमे धीमे पढ़ते हैं। आखिरकार ये देखो, एंट्रोपी एंड ये गिब्स एनर्जी आपस में थोड़े रिलेटेड तुम्हें देखने को मिलेंगे। और गिब्स एनर्जी, क्योंकि अगर बेटा एक इतना मान लो कि अगर तुम्हें सिंपली पास होना है तो वो टॉपिक पढ़ो जो तुम्हें समझ में आते हो। अगर तुम्हें कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है, टॉप मारना है, तुम्हें वो सब टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो कोई नहीं पढ़ता है। मतलब जिसे सब लोग स्किप करते हैं, वही चीज़ तुम्हें उन चीज़ों पे कमांड बनाओ, जो सब पढ़ते हैं उन पर कमांड बनाओ, तभी जाकर तुम टॉपर या रैंक निकालोगे। तो अगर तुम अच्छे मार्क्स गेन करने चाहते हैं, कोई कंपटीशन निकालना चाहते हो, तो बहुत कुछ फैक्टर डिसाइड करता है। अगर तुम सिंपल सा मार्क्स लाना चाहते हो तो सिर्फ स्टडी करते रहो। अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स और ये सब कंपटीशन निकालना चाहते हो तो टिप्स एंड ट्रिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। टिप्स, ट्रिक एंड टेक्निक, पढ़ाई तो आपको करनी है, ये भी आपको चीज़ सीखनी है। कई लोग बोलते हैं टिप्स, ट्रिक एंड टेक्निक कुछ नहीं होती, मैं मानता हूँ बहुत कुछ होती हैं। टिप्स एंड ट्रिक वैसे ही हैं जैसे कोई रनर का दौड़ना। कोई रेसर कितना भी अच्छा हो, अगर वो राइट डायरेक्शन में और टेक्निक के साथ ना दौड़े तो शायद वो कभी विनर भी नहीं बनेगा। ऐसी टिप्स, ट्रिक एंड टेक्निक सब बताती हैं कि आपको कैसे कौन सा क्वेश्चन हैंडल करना है। इसलिए और ये सब मोटिवेशनल से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि जब मैं आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुई। 10th क्लास में बिना कोचिंग के मैंने 10 सीजी मतलब 95 से परसेंटेज अचीव करी है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्ले रोल करती हैं, किसी दिन डिटेल में बताएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग गिब्स एनर्जी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में हम लोग बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर का मतलब क्या है।
देखो ये कोई सिस्टम है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो, मतलब सिस्टम मतलब जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं। देखो हमने इसको एनर्जी मतलब हीट दे दी, कितनी दे दी है 100 जूल से हमने क्या से 100 जूल हीट या एनर्जी दे दी है। इसकी हीट एंड एनर्जी दो कामों में जाएगी। दो काम कौन कौन से हो सकते हैं कि एक तो उसके जो स्टेट ट्रांजिशन स्टेट में स्टेट सब मतलब चेंज होगी, मतलब पहला तो वो जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें डिसऑर्डर करने के लिए, जो इसके अंदर अंदर पार्टिकल्स होंगे ना, सबसे पहले उसमें डिसऑर्डर लाएगा। और दूसरे होगा रिएक्शन को प्रोसीड करना, रिएक्शन कराने में। जैसे 100 जूल दी, 30 जूल इसमें चली गई है, 70 जूल यहाँ आ गई है। जो डिसऑर्डर, जैसे मान लो अपना कोई रिएक्शन काम कराने का मेन मुद्दा था, मेन अपना मकसद क्या था कि रिएक्शन करानी है, और ये 30 जूल यहाँ चली गई, मतलब ये तो यहाँ यूज़फुल नॉट यूज़फुल है, नॉट यूज़फुल, इसने नॉट यूज़फुल वर्क, मतलब कोई भी यूज़फुल वर्क करने के लिए 30 तो नहीं है, बेसिकली 70 है, यही यूज़फुल वर्क करेगी। यूज़फुल वर्क मतलब जो हमारा उद्देश्य है। तो आखिरकार इसे जो यूज़फुल जो ये जो आखिर 70 आई है ना, इसी को गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यूज़फुल वर्क क्या होता है। यूज़फुल वर्क की मैं तुम्हें सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसे तुम सिंपल सी लिख लो। देखो इसकी सिंपल सी मतलब है, यूज़फुल वर्क मीन्स एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू कॉज रिएक्शन। अब देखो सुनो, हमने जितनी एनर्जी दी, मतलब जितनी हमने एनर्जी दी और उसने मैक्सिमम पार्ट क्या कर दिया, यूज़फुल वर्क में उसने इस्तेमाल कर ली। मतलब किस में वर्क कर ली, यूज़फुल वर्क में। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी एंट्रोपी क्या होगी, मतलब एंट्रोपी में चेंज कितने का आएगा, 0 के बराबर। अगर मैक्सिमम एनर्जी अगर यूज़फुल वर्क में जाती है तो इसका मतलब एंट्रोपी की वैल्यू 0 आएगी। देखो सुनो, आखिरकार चेंज इन एंट्रोपी तुमने क्या रखा था, Q अपॉन टेम्परेचर, उस समय का टेम्परेचर, और Q वो हीट। ये वही जो Q हीट होती है, एक वही हीट होती है जो नॉन यूज़फुल वर्क कराती है, मतलब जो सिंपल सा डिसऑर्डर या रैंडमनेस या एंट्रोपी इंक्रीज करने में हीट यूज़ होती है, वही। जैसे इसे बोल सकते हो 30। और टेम्परेचर समझ लो उस समय का जो टेम्परेचर हो, जैसे इस सिस्टम को हमने टेम्परेचर दिया था कितनी डिग्री सेल्सियस पे, 300 केल्विन पे, तो वही है 300 केल्विन, यहाँ सिंपल सा रख देंगे। तो आप सबसे पहले हम गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं कि मैं बेसिकली तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो फील होने लगा होगा कि आखिर गिब्स एनर्जी क्या है, और इसके बारे में क्या। देखो कई जगह गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, कई जगह गिब्स एनर्जी बोलते हैं, कभी गिब्स फंक्शन बोलते, इन सब का एक ही मतलब है, इन सब का एक ही मतलब, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिब्स एनर्जी। लिखो ज़रा। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन कन्वर्ट इनटू यूज़फुल वर्क। मतलब इसे जो यूज़फुल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी होती है उसी को हम गिब्स एनर्जी बोलते हैं। कई जगह इसका जो फ्री नाम आया है, फ्री गिब्स एनर्जी, इस फ्री का मतलब होता है फ्री टू डू यूज़फुल वर्क, मतलब उतनी एनर्जी फ्री है यूज़फुल वर्क करने के लिए। यूज़फुल वर्क की मैं डेफिनेशन पहले ही तुम्हें क्लियर कर चुका हूँ। देखो सुनो, अब गिब्स एनर्जी को जनरली क्या वैसे डिनोट करते हैं जी से। इतनी बेसिक सी हो जानी चाहिए। अब इसका मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैथमेटिकली इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। देखो सुनो, हमने कोई सिस्टम था, कोई सिस्टम अपने मन से कोई मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ ही मान लो, हमने उसमें H हीट एंथैल्पी एनर्जी दी है। तो आखिर कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, पहला एंट्रोपी चेंज करने में, एंट्रोपी चेंज में, और दूसरा यूज़फुल वर्क में। एंट्रोपी चेंज या डिसऑर्डर या रैंडमनेस या नॉन यूज़फुल वर्क, तीनों इन सब चीज़ों का एक ही मतलब है। चाहे नॉन यूज़फुल वर्क बोलो, चाहे रैंडमनेस बोलो, चाहे डिसऑर्डर बोलो, सबका एक ही मतलब। और यूज़फुल वर्क जिसे बोल देते हैं गिब्स एनर्जी। देखो एंट्रोपी चेंज में हमने Q हीट चली गई है, और यूज़फुल वर्क करने में गिब्स एनर्जी हमें G चली गई है। इतनी बात तुमने बिल्कुल क्लियर रख ली होगी। देखो
तो H इक्वल टू क्यू प्लस जी, क्या आगे क्यू प्लस जी। अब देखो डेल एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, तो क्यू की वैल्यू क्या गई है डेल एस टी, तो बेसिकली क्यू इक्वल टू एस टी, क्योंकि बेसिकली अभी सिंपल से बिना चेंज के देख रहे हैं तो क्यू इक्वल टू एस टी। तो हमने देखा कि एच इक्वल टू एस टी प्लस जी, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच माइनस एस टी। इतनी बात मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब कोई ये पूछ ले कि सर इसकी यूनिट क्या है। अब ये इसका नाम एनर्जी है, और तुम सब जानते हो कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। बस सिंपल सी बात है, कहानी है, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन कुछ बात याद रखना, यूनिट लिख ली है। ये जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कैसा प्रोसेस है, क्या उसका पाथ है। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता, पाथ से उसे कुछ मतलब नहीं रहता है। लेकिन ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने इसका देखो सुनो, इसका जो IUPAC ने नाम रख दिया है, IUPAC के अकॉर्डिंग इसका गिब्स एनर्जी बोलते हैं। अब पहले गिब्स फ्री एनर्जी बोलते थे, कई किताबें तुम्हें देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब इसे गिब्स एनर्जी ही बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले छोटा छोटा करते हैं। क्या करेगा, तुम्हारे पास एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV, उस समय का वॉल्यूम एंड प्रेशर। गिब्स एनर्जी का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है, वो आ गया है H माइनस एस टी। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना, इससे हम लोग कुछ चमत्कारी काम करते हैं। वैसे पता है क्रांतिकारी तुम्हारे सबके विचारधारा है, तो दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती आता ही रहता है। तो हमने देखा कि H इक्वल टू यू प्लस PV और G इक्वल टू H माइनस एस टी। देखो बेसिकली यही लिखा था कि नहीं, H माइनस एस टी। हमने इतना चीज़ कर लिया है, तो इसे फर्स्ट बोल देते, सेकंड बोल देते। देखो इसकी जगह तुम ये पुट नहीं कर सकते, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस PV माइनस एस टी। एक नया फॉर्मूला से ड्राइव करते रहोगे तो पता है पूरी किताब लिख डालोगे, अगर तुम लिखना चाहो। सिंपल सा घुमाते रहेंगे, सिस्टम कराते रहेंगे। अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले, यहाँ तो देखो हमने सिंपल सा किसके बारे में देखा है, गिब्स एनर्जी के बारे में। गिब्स एनर्जी। अब हम पढ़ने वाले हैं गिब्स एनर्जी चेंज। जैसे सबसे पहले हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एंथैल्पी चेंज के बारे में। ऐसे अभी हमने गिब्स एनर्जी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं गिब्स एनर्जी चेंज। गिब्स एनर्जी चेंज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो बताएगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस है। मतलब जितनी भी तुम्हारी स्पॉन्टेनियस से रिलेटेड डाउट्स थे, परेशानी थी, समस्या थी, जो कष्ट दे रही थी, पीड़ा दे रही थी, सब यहाँ दूर हो जाएंगी। तुम्हें अपने आप बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ रखा था। अब इसका चेंज देखेंगे आखिरकार इसमें चेंज कैसे लाते हैं। देखो चेंज लाने के लिए कुछ नहीं, देखो तुम्हें ऐसे करना है। सब बेसिकली जो मैं ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैंने अपने दिमाग में सेट कर रखा था, उसी तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि डेल, सब क्या है कि डेल लगा दो। इसका मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस डेल TS। अब देखो ये तो डेल G ही रहेगा, ये डेल H रहेगा। इसमें क्रांतिकारी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं उनके दिमाग में आ सकता है कि सर इसको कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं कि टेम्परेचर चेंज हो, एंट्रोपी कांस्टेंट रहे। दूसरे में टेम्परेचर चेंज हो, एंट्रोपी कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, एंट्रोपी चेंज हो। इसका मतलब कि हमारे पास डेल H इक्वल टू माइनस S डेल T और माइनस T डेल S। हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब इन्हीं दोनों चीज़ों से हमें आगे बढ़ना है कि हमें क्या क्या रखना है। हमने सबसे पहले एक चीज़ बोल रखा था कि अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, क्या हो, कांस्टेंट टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब जो इनिशियल वही फाइनल है। इसका मतलब डेल टी इक्वल टू जीरो। जब डेल टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये पूरा कंटेंट हो गया है जीरो। तो डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये रहा तुम्हारे पास ये फॉर्मूला। अब इसी इक्वेशन को जो बोलते हैं गिब्स हेल्म इक्वेशन। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि यही जो है बहुत कुछ बताएगी तुम्हें कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस फीजिबल है कि नहीं है, कि मतलब कैसे क्या है। अब देखो डेल जी की आखिरकार यूनिट क्या होती है। हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में आखिरकार क्या चलता है, केमिस्ट्री में चलता है पर मोल, कि आखिरकार कोई वैल्यू, कोई एनर्जी, कोई क्वांटिटी एक मोल के लिए कितनी है। तो इसकी होती है जैसे बेसिकली एनर्जी है तो जूल पर मोल, मतलब आखिरकार एक मोल के लिए कितनी एनर्जी होगी, तो इसलिए हो जाता है जूल पर मोल। अब देखो इसी की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्टिंग फीजिबिलिटी, मतलब स्पॉन्टेनिटी, फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखो सुनो, हमने बताया था कि आखिरकार कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, कि पहला जो होता था वो होता था कि आखिरकार उसकी एनर्जी, अगर कोई इसकी एनर्जी नेगेटिव है तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता था। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे थे जो इनकी वैल्यू में पॉजिटिव थी, फिर स्पॉन्टेनियस था। और एक जगह तुमने एंट्रोपी की, अगर एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिंपल से एक चीज़ पढ़ते हैं कि अब ये सब भूल जाओ क्योंकि ये सब बहुत डाउट्स था तुम्हारे दिमाग में, दिमाग से हम निकाल दो। एक चीज़ तुम्हें याद रखना है कि अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्या है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब क्रांतिकारी विचारधारा का तुम्हारा दिमाग है तो किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, अगर सर ये वैल्यू अगर जीरो हो तो क्या हो, तो इस तुम्हें समझना इक्विलिब्रियम में। क्या है, ये प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में। अब कई लोग कहते होंगे सर इस नेगेटिव को इतना इम्पोर्टेंस दिया क्यों जाता है, आखिरकार सर इस नेगेटिव को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। बेसिकली जो चेंज ये गिब्स एनर्जी आ रही है, बेसिकली रिएक्शन में चेंज आ रही है। तो अगर कुछ हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा ये एनर्जी यहाँ हाई थी, यहाँ एनर्जी लो थी, दुनिया की हर एक चीज़ लो एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करती है। लो एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, लो एनर्जी मतलब मोर स्टेबिलिटी। और दुनिया की हर एक चीज़ चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ स्टेबल होने की कोशिश करती है, चाहे तुम हो, हम हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो। जैसे अगर मान लो ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करती है। आखिरकार स्टेबिलिटी जितना भी काम किया जाए सब स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए किया जाए। मतलब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके। और अगर एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब मोर स्टेबिलिटी, इसलिए इसकी वैल्यू तुम्हें नेगेटिव देखने को मिलती है। अब देखो सुनो, हमने क्या देखला, बेसिकली ये तुम्हारे पास रहा फैक्टर। देखो इतना जो फैक्टर है वो इंथैल्पी के चेंज के बारे में बताता है। इतना जो फैक्टर है वो किस चीज़ के बारे में बताता है, वो बेसिकली बताता है एंट्रोपी के बारे में। ए एच जो होता है ना, ये बताया था बेसिकली एनर्जी एंट्रोपी डेल एस। हमें डेल जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए है। डेल जी की वैल्यू नेगेटिव पता कब आएगी, पहली जो कंडीशन हम सबसे पहले तुम्हें लिखते हैं कि आखिरकार नेगेटिव में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब अपने आप जो प्रोसेस हो। देखो मतलब इसमें कोई भी तुम्हें एक्सटर्नल हेल्प ना करनी पड़े। नेगेटिव की वैल्यू कब आएगी कि डेल एच जो है, देखो यहाँ से थोड़ा दिमाग में लिखते जाना आखिरकार क्या है, कि डेल एच क्या हो, नेगेटिव हो, और टी डेल एस क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जैसे देखो डेल जी इक्वल टू
माइनस माइनस पॉजिटिव इक्वल टू माइनस, ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा कि नहीं। जैसे अगर मान लो डेल एच की वैल्यू हमने मान लिया -2 है, और टी डेल एच की वैल्यू मान लो 4 है, तो तुम्हारे पास क्या देखने को मिलेगा, -2 -4 -6 नेगेटिव की वैल्यू आएगी, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब जो हम लोग दूसरे देखते हैं, क्या देखते हैं, पहला जो केस हो चुका है, दूसरे केस की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर डेल एच क्या हो जाए, पॉजिटिव हो, और टी डेल एच क्या हो, नेगेटिव हो, तो इस चीज़ में तुम्हें क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा। देखो, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, देखो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल डेल जी की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब किसी के दिमाग में ए दूसरी हो गई है, तीसरे दिमाग में ए भी आ सकता है कि सर अगर डेल एच की वैल्यू टी डेल एस के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, और देखो डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और टी डेल एस की वैल्यू क्या हो, ये भी पॉजिटिव ही हो। देखो आखिरकार टी डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी, एंट्रोपी जब इंक्रीज़ होगी तभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्योंकि देखो टेम्परेचर हम लोग केल्विन में ले रहे हैं, इसकी वैल्यू नेवर नेगेटिव, इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती नेगेटिव, लेकिन साइन आखिरकार डेल एस करेगा। अगर टी डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल एस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज़ हो रही है एंट्रोपी। अगर डेल एस की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है एंट्रोपी डिक्रीज़ कर रही है। तो बेसिकली हमने इतना देख लिया है। तो अगर इस समय डेल जी की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी, डेल एच माइनस टी डेल एस, ये दोनों क्वांटिटी बराबर हैं, तो डेल जी की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में, मतलब उसमें तुम्हें कुछ भी, मतलब कोई भी डायरेक्शन में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा रिएक्शन। ये रही सिंपल सी तुम्हारे पास डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम स्टेट, द प्रोसेस डज नॉट प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन एंड रिएक्शन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब कि ना प्रोसेस में, जैसे मतलब एक रिएक्टेंट है, ए प्रोडक्ट है, तो ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होगा, ये चीज़ होती है। अगर डेल जी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा, रिएक्शन होगा रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इतनी बेसिक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। और भी प्रोसेस हैं कि कौन सी स्टेट चेंज करने से क्या क्या आएगी। तो इतना चीज़ हम लोग समझ गए कि किसकी वैल्यू क्या है। अब इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। जैसे देखो, अब हम दोबारा इसी पे आते हैं, डेल जी की वैल्यू कि नेगेटिव कब कब हो सकती है। नेगेटिव पता कब कब हो सकती है, पहले तो हमने बताई है कि डेल एच जो है वो स्मॉलर देन होना चाहिए टी डेल एच से। पहली कंडीशन कि अगर ऐसी कंडीशन है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ही होगी। कि जब देखो ये सिचुएशन होगी कि डेल एच की वैल्यू कम होनी चाहिए इससे। जैसे हमने माना डेल एच की वैल्यू तुमने मान ली 4, इसकी वैल्यू मान लो हमने मान ली 8, तो डेल जी इक्वल टू क्या हो गया, 4 - 8, तो नेगेटिव ही आएगी, हमेशा याद रखना। अब तुम्हें इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कौन। देखो बेसिकली अगर मान लो हम डेल एच की वैल्यू क्या बोलते हैं, -2 नेगेटिव ले रहे हैं, और तुम क्या बोलते हैं, डेल एच की वैल्यू अगर तुम टी डेल एच की वैल्यू तुमने पता क्या मान लिया, मान बेसिक सी मान रहे हैं, इतना सब नहीं होता है, तो मैं थोड़ा अज्यूम कराने के लिए इसकी वैल्यू मान ली हमने -7। तो इसमें डेल एच इज़ ग्रेटर देन टी डेल एच है कि नहीं। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो पता क्या होने देखने को मिलेगा, -2 -7 पॉजिटिव आ गई कि नहीं। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली कि डेल एच
इज ग्रेटर देन टी डेल एस, तो तुम्हें डेल जी की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। याद रखना क्या क्या देखने को मिलेगी कि अगर देखो डेल एच स्मॉलर देन टी डेल एस है तो ये तुम्हें डेल जी की वैल्यू नेगेटिव देखने को मिलेगी। नेगेटिव देखने का मतलब प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर डेल एच की वैल्यू ये आती है, क्या आती है कि अगर ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो इससे, तो तुम्हें डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिलेगी। मतलब प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो। इतनी बात याद रखना। मतलब अगर इतनी सब में से तुम्हें कुछ याद नहीं रहा तो ये दो कंडीशन याद रहना, बाकी जो हम पहला पढ़ा चुके हैं ना वो सब तो अपने आप थोड़ा रिलेट होता रहेगा। अब देखो, अब देखते हैं हम एक्सोथर्मिक। आखिरकार एक्सोथर्मिक में इसका क्या क्या पार्ट देखने को मिलता है। एक्सोथर्मिक जो भी रिएक्शन होती है उसमें डेल एच की वैल्यू हमेशा तुम्हें नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। अब देखो ये तो तुम्हें नेगेटिव देखने को मिली है। अब टी डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दो चीज़ हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव तब होगी जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी और नेगेटिव तब होगी जब एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अब चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये वाली तुम्हें सिचुएशन कैसे देखने को मिलेगी। तो डेल जी अब ये देखना चाहिए कि आखिरकार प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल एच माइनस टी डेल एच, इसकी वैल्यू तो तुम्हें नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। अब डिटेल में बात यहाँ से करना कि अगर इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ तुम्हें कैसे देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें दो कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है? एंट्रोपी। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है, परेशान हो जाओगे अगर एक बार ढंग से नहीं समझोगे। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो प्रोसेस हमेशा इसकी नेगेटिव आएगी, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव एंड डेल एस की वैल्यू नेगेटिव तो प्रोसेस हमेशा तुम्हें कैसा देखने को मिलेगा, सॉरी डेल एस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। प्रोसेस हमें तुम्हें कैसे देखने को मिलेगा? स्पॉन्टेनियस। अब दिक्कत इस जगह आती है कि अगर डेल एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाए मतलब एंट्रोपी डिक्रीज़ होने लगे। अब यहाँ सोचने की ज़रूरत है, अगर किसका मैग्नीट्यूड क्या हो, अगर टी डेल एस का मैग्नीट्यूड डेल एच के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन तुम्हें देखने को मिलेगी तो डेल जी की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अगर पॉजिटिव देखने को मिला तो प्रोसेस हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरी कंडीशन है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल एस इज स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एच, तो जो जी की वैल्यू होगी वो मिलेगी तुम्हें क्या? नेगेटिव। इसका मतलब प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। इतनी सी बात तुम्हें याद रखना है। जैसे देखो टी डेल एस की वैल्यू -7, डेल एच की वैल्यू क्या है? हमने मान लिया है -2। इसका तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे, अगर देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बेसिकली साइन हटा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। ये चीज़ बड़ी है, इससे इसका मतलब प्रोसेस क्या होने वाला है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर तुम्हें इसे प्रूफ करना चाहो तो डेल जी इसकी वैल्यू -2 -7 -2 + 7 = पॉजिटिव का 5, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल एस की वैल्यू क्या हो जाए? -10, नेगेटिव ही रहे, लेकिन डेल एच का मैग्नीट्यूड मान लो 12 है। क्या है? नेगेटिव का 12। देखो डेल जी -2 -10 -12 + 10 = 2, नेगेटिव का। इसका मतलब प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। इतनी सी बात को थोड़ा डिटेल में समझो। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हो तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक पढ़ने से पहले मैं थोड़ा टेम्परेचर रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर दूँ, क्योंकि कई बच्चों को टेम्परेचर रिलेटेड भी डाउट्स आ सकते हैं कि आखिरकार देखो सुनो, सबसे पहले सोचना है कि टी डेल एस
ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये जो क्वांटिटी है ये पूरी, तो एक तो टेम्परेचर पे और एक एंट्रोपी पर। इस बात को ध्यान में रखना कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोसेस लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होती है वो हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। देखो, अगर अब मैं तुम्हें यही चीज़ दिखाने को कोशिश करूं कि आखिरकार इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो, जैसे इसी को समझाता हूं मैं यहाँ डिटेल में। जैसे मान लो तुम्हें डेल जी की वैल्यू बेसिकली नेगेटिव चाहिए है, तो डेल जी इक्वल टू क्या है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव, इस ए वैल्यू तो तुम्हारे पास नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, अब माइनस टी डेल एस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब होने वाला है, सॉरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होने वाला है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो ये पूरा स्पॉन्टेनियस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेल एस की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, तब हमें देखने को आखिर कैसे कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। देखो, डेल जी इक्वल टू डेल एच की वैल्यू हमने मान ली है -10, मान लें इतनी होती नहीं है, मतलब होती भी तब भी, क्योंकि थोड़ा हम कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, -10 माइनस, और डेल एस की वैल्यू किस में है, नेगेटिव मिले, मतलब एंट्रोपी घट रही है, तो इसकी वैल्यू हमने मान ली है कितनी, -2। तो आखिरकार तुम्हारे पास -2 इंटू टी, यही है ना तुम्हारे पास। देखो बेसिकली तो -10 प्लस 2t, अगर अब जो टी चीज़ डिसाइड करेगी वो टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू हम क्या ले लें, 1 ले लें, ये तो टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो -10 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू -8, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू क्या ले लें, मतलब इसको हम लो बोलते हैं, अगर मान लो टेम्परेचर की वैल्यू हमने हाई ले ली, कितनी ले ली, हमने 6 ले ली है, तो -10 प्लस 2 इंटू 6 12, और ये हो गया 2, ये हो गया पॉजिटिव। मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे क्या रहती है, स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही एंडोथर्मिक की भी कहानी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन सिंपल सी बात है कि डेल एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, और हमें डेल जी की वैल्यू क्या चाहिए होती है, हमें डेल जी की वैल्यू चाहिए होती है नेगेटिव। देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास आनी चाहिए वो इससे तो बड़ी ही आनी चाहिए, मतलब ये वाली क्वांटिटी इससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए है। अगर डेल एस की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब ओवरऑल देखो जी इक्वल टू क्या, डेल एच पॉजिटिव ही है और ये माइनस टी डेल एस, तो मतलब क्या हो गया है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर एंट्रोपी एंडोथर्मिक में अगर घटती है तो इसका मतलब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब एंडोथर्मिक में अगर एंट्रोपी बढ़ती है, तब अब यहाँ तुम्हें देखने की गुंजाइश है कि डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो सुनो, अगर मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास है 10 और इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 12 है, तभी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं। तो वो थोड़ा बेसिकली इसे थोड़ा इमेजिन करना, मतलब समझने की कोशिश करो। मैं बहुत सोच रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके समझाऊँ ताकि तुम्हें कोई चीज़ कठिन ना लगे। इसका मतलब ये है कि ये देखो, इसका मतलब है कि ये वाला मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड डेल एच के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। मतलब देखो, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। हमने मान लिया एंट्रोपी की वैल्यू आ रही 2, क्या आ रही है, एंट्रोपी की वैल्यू आ रही है 2। अब टेम्परेचर तुम्हारे पास एक लो हो सकता है, और डेल एच की वैल्यू वही हमारे बार की तरह 10 मान ली है, और ये हाई हो सकता है।
लो में हम मान लो 1 मानते हैं और हाई मानते हैं 6। अब देखो लो हाई की हम कंडीशन में सिचुएशन समझाते हैं। तो देखो लो अगर है तो 2 × 1 2 आ गया है, 10 - 2 पॉजिटिव आ गई है। इसका मतलब ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एट लो टेम्परेचर, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन एट लो टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नोट्स बना के लिखते जाना, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर मान लो हाई टेम्परेचर ले लें, मतलब 2 × 6 माइनस आ गया 12, 10 - 12 मतलब पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। यही छोटी छोटी कुछ बातें थी, याद रखने वाली बात है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा देखें। अगर इस एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और टेम्परेचर अगर हम वेरी करते हैं तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस भी नेचर चेंज होते हुए तुम्हें देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और ग्रुप भी एक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बताइए कि आपको यहाँ तक पढ़ने में कैसा लगा है, कुछ मज़ा आया है। अगर ज़्यादा मज़ा आया तो लाइक करिए, और ज़्यादा मज़ा आए तो अपने कम से कम 3 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमें भी एक फीडबैक मिले, हम ज़्यादातर बच्चों की हेल्प कर सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। तो बाय बाय, स्टडी करते रहो, शेयर करते रहो।